चैप्टर नंबर 14 पेज 256 और स्टैंडर्ड हमारा आज 570। ये 570, 570, 560 और 580 ये तीनों आपकी बुक में चैप्टर नंबर 14 में रखे हैं, रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, मैंने पहले भी रिपीट किया था। ये इसका असल में जो जनरेशन है 500 सीरीज़ की है। 500 सीरीज़ है एविडेंस ऑब्टेन करने की। एविडेंस ऑब्टेन करने में देखें आपने 560 पढ़ा, तो 560 का अब एविडेंस लेंगे 560 में तो पता लगेगा कि ये इवेंट कौन सा है। पहले तो इवेंट्स का पता लगेगा, फिर पता लगेगा ये एडजस्टिंग है, फिर अकॉर्डिंगली अब करेंगे तो एविडेंस मिलेगा तो करेंगे, ठीक। अच्छा, फिर 570 पे आ जाएँ, 570 पढ़ने लगे कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, तो यहाँ पे एविडेंस लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर 580 रिप्रेजेंटेशन तो है ही एविडेंस, हमने पढ़ा है। कुछ जगहों पे हमें सपोर्ट करता है और कुछ सिचुएशन में हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ, ये कहना चाहिए, ये कह लें कि ये काम इमीडिएटली बिफोर और इशुएंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट करने वाले, इसलिए उसने रिपोर्टिंग में रखी है ये एविडेंस ऑब्टेन करने की स्टैंडर्ड है, याद रहेगा ये। चलो जी 570 पे आ जाए। 570 में आपने पढ़ा था गोइंग कंसर्न, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा अकाउंटिंग में या IAS 1 में बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जिसमें हमने गोइंग कंसर्न भी पढ़ा था, हमने मैचिंग कंसेप्ट भी पढ़ा था, हमने क्या बोलते हैं उसे अक्रूवल बेसिस पढ़ी थी, ठीक है। फंडामेंटल, इसको पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। और क्या पढ़ा था हमने, मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है। तो गोइंग कंसर्न क्या होती है, क्या आपके ज़हन में आता है गोइंग कंसर्न का सुनते हैं? जब गोइंग कंसर्न का सुनते हैं क्या ज़हन में आता है? नहीं, गोइंग कंसर्न कैसे कहना, गोइंग कंसर्न कि हम कहते हैं कंपनी गोइंग कंसर्न है तो क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है? फ्यूचर में इसके ऑपरेशंस कंटिन्यूड रहेंगे, कितने फ्यूचर तक? स्टैंडर्ड क्या बोला उस फ्यूचर को, उसने कहा फोरसीएबल फ्यूचर, सुना होगा वर्ड आपने, फोरसीएबल फ्यूचर। और उसको भी उसने कहा कि अंदाजन 12 महीने होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जैसे खास तौर पर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपकी गोइंग कंसर्न का आपको पता ही एक पूरा जब साइकिल ख़त्म होगा पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप डैम बना रहे हैं, डैम पूरा बनेगा उसमें पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है। या कोई आप बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अभी नहीं पता लगेगा, एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तो फिर ये एक्सटेंड भी हो सकता है 1 साल से ज़्यादा। तो नॉर्मली फोरसेबल फ्यूचर में हम क्या समझते हैं, 1 साल। और गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि कंपनी अपने ऑपरेशन को कंटिन्यूड रखेगी, याद रहेगा। ये आपने अकाउंटिंग में पढ़ा था। ऑडिटिंग में क्या करना है हमने 570 में देखना है कि जिस कंपनी के हम अकाउंट्स ऑडिट कर रहे हैं ये कंपनी गोइंग कंसर्न है या अगर है तो उसका एविडेंस लें कि वाकई गोइंग कंसर्न है, ठीक है। अच्छा, इन केस गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर आपके अकाउंट्स में इस चीज़ का डिस्क्लोजर आना चाहिए कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। ये गोइंग कंसर्न नहीं है इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कंपनी फोरसीएबल फ्यूचर तक अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्ट करना, इसमें जॉब करना, इससे बिजनेस करना, इसको लीज देना, ऐसे लीज लेना, फॉलो करेंगे, याद रहेगा। तो ये इसमें पढ़ेंगे। इसमें 9.1 में यही लिखा हुआ है, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पेज 256, गोइंग कंसर्न बेसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पहले पैराग्राफ में ना उसने पहले पैराग्राफ में उसने 2 बातें की हैं, सबसे एंड पे ब्रैकेट में एटलीस्ट 12 मंथ एज पर IAS 1, ठीक है। और ये 12 मंथ क्या है, फोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है, ये पढ़ा ना हमने। और क्या कहता है फर्स्ट लाइन में, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस, आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस। क्योंकि अगर गोइंग कंसर्न, इसमें याद रखें, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है ना, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो उस पर IFRS अडॉप्ट नहीं कर सकती हो, क्योंकि IFRS तो बने गोइंग कंसर्न के लिए। IFRS नॉन गोइंग कंसर्न को लेके नहीं चलते, समझ में, याद रहेगा।
ठीक है, तो कहता है इन गोइंग कंसर्न बेसिस इट इज अज्यूम्ड दैट एंटिटी विल कंटिन्यू टू बी इन एग्जिस्टेंस फॉर अ फोरसीबल फ्यूचर। याद रहेगा जी। अच्छा, ये गोइंग कंसर्न चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की, क्योंकि उसने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं ना, अकाउंट प्रिपेयर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गोइंग कंसर्न को चेक करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गोइंग कंसर्न को असेस करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही है ना, जब गोइंग कंसर्न को उसे असेस करना है तो फिर वो देखेगी यार इस पर कौन से स्टैंड लगते हैं, IFRS लगते हैं या अदर देन कोई गोइंग कंसर्न बेसिस लगेगी। अगर तो कंपनी गोइंग कंसर्न है तो IFRS लगेंगे, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर IFRS के मुताबिक नहीं कर सकते आप, फिर कोई और बेसिस रहेंगी। वो कौन सी बेसिस होती हैं? रियलाइजेशन बेसिस होती हैं। कौन सी? देखें ना, ये कितना बड़ा मैटर है कि ये आपकी बैलेंस शीट है, नॉन करेंट एसेट्स आ रहे हैं आपके, करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, ये आपकी इक्विटी है। यही मोरलेस बैलेंस शीट होती है ना आपकी। जब आप कहते हैं गोइंग कंसर्न है या गोइंग कंसर्न नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है तो ये तो आप कहते हैं 12 महीने में एसेट रहेंगे नहीं आपके पास, ऐसे ही है ना आपको। तो फिर ये क्या करंट में रहेंगे या नॉन करंट में रहेंगे? ये लाइबिलिटीज आपने नॉन करंट में रखी थी, ये आपने नॉन करंट में रखी थी, अब तो करंट बन गई। आपने 6 साल की ली थी लेकिन कंपनी बंद हो रही 6 महीने में, तो अब ये कितना इसका इम्पैक्ट आता है? आपने यहाँ ग्रेचुटी रखी हुई थी कि मैं एम्प्लॉयज को पे करूँगा 28 साल के बाद, कंपनी अब आज बंद कर रहे हैं तो आपको आज, तो ये भी करंट में आ जाएगी। ठीक है, फिर मार्केट में पता हो कि इनका स्टॉक है, ये तो कंपनी बंद कर रहे हैं, मार्केट एक्सप्लॉइट करेगी आपको कभी भी वो वैल्यू नहीं मिलेगी। फॉलो करेंगे? फिर स्टॉक की NRV। अच्छा, पीछे पता देखिए 2 घर बिक रहे हो आपके टाउन में, एक बैंक बेच रहा है, एक आप खुद बेच रहे हैं, किसकी वैल्यू कम होगी? बैंक बेच, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन का मसला भी आ गया। अच्छा, आपने 2 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर लिया हुआ था, अपने लिए इस पर्पज में बनाया हुआ था, ठीक है, आपको तो एसेट था। जब कंपनी बंद हो रही है तो ये कोई भी नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो बड़े इसके ट्रिगर डाउन इफेक्ट्स आते हैं कि आपको गोइंग कंसर्न है या नहीं है। जब आप गोइंग कंसर्न थे तो सारे स्टैंडर्ड थे, इसको आपने नॉन करंट में रखा था, इसको नॉन करंट में रखा था, स्टॉक को करंट में रखा था, ये ग्रेचुटी नॉन करंट में रखी थी, लीज नॉन करंट में रखी थी। तो अब एक करंट नॉन करंट की क्लासिफिकेशन सारी हिल गई है अगर गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे आप। फिर वैल्यूएशन, एसेट रखे थे आपने कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस, इंटेंजिबल रखे थे कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लेस अक्यूमुलेटेड अमॉर्टेज। ठीक, तो अब इस सारी अकाउंटिंग के धर्म भरम हो जाएगी पकड़ के आपकी, अब तो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आप किस बेसिस पे रखेंगे कि जो आपको यहाँ से क्या होगा, रियलाइज, ये रियलाइज करेंगे और इनको क्या करेंगे आप, पे ऑफ, जो बचेगा वो आप इनको दे देंगे ओनर्स को, ऐसे ही होगा ना। तो सारी की सारी वो आपकी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं रहते। क्लियर है जी? बोले, समझ आ रही है? तो इस यानी आपकी अकाउंटिंग बेसिस ही हिल जाती हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 30 जून को ये ईयर एंड पे गोइंग कंसर्न को असेस करें, अगर तो गोइंग कंसर्न है तो उसके मुताबिक अकाउंट बनाए, उसके मुताबिक मतलब कि IFRS के मुताबिक बनाए। अगर आपने असेस किया कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर क्या करें, फौरन अपनी अकाउंटिंग बेसिस चेंज करें। फिर हमने ये नहीं कहना दीज फाइनेंशियल आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद IFRS एंड इन अकॉर्डिंग विद द कंपनीज एक्ट। आप क्या कहेंगे, दीज अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद कंपनीज एक्ट एंड ऑन रियलाइजेशन बेसिस। व्हाई? क्योंकि गोइंग कंसर्न सब्जेक्ट टू क्वेश्चन। समझ गए? याद रहेगा? चलें पैराग्राफ हम 2 पे जाएं। यही कहता है IAS 1 रिक्वायर्स, IAS 1 कौन सा अकाउंटिंग का, रिक्वायर्स द मैनेजमेंट टू मेक असेसमेंट। IAS 1 मैनेजमेंट से कहता है कि असेस करे कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। फिर सेकंड लाइन में कहता है इफ मैनेजमेंट हैज सम सिग्निफिकेंट कंसर्न अबाउट द एबिलिटी टू एक्ट एज ए गोइंग कंसर्न, ठीक है, क्या करना है, द अनसर्टेनिटीज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। फिर डिस्क्लोजर देना अकाउंट में कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है, फिर लोगों को पता लगे कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है, इसका अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर आना चाहिए अकाउंट्स के अंदर। समझ गए? हजम हो रहा है?
पक्की बात है। इफ मैनेजमेंट कंक्लूड्स दैट एंटिटी इज नॉट ए गोइंग कंसर्न, अगर मैनेजमेंट कंक्लूड करे हम गोइंग कंसर्न नहीं है, फाइनेंशियल सर्विस शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। कैटेगोरिक उसने आपको एक डायरेक्शन दी है कि अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपने कभी भी अपने अकाउंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाने, याद रहेगा। अच्छा, पेपर में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, या पेपर में सिनेरियोज आ जाते हैं कि कैसे गोइंग कंसर्न हिट होगी। ठीक है, हो सकता है गोइंग कंसर्न से क्वेश्चन आए आपको, जिसमें आपको बताया रिलेटेड पार्टी से क्वेश्चन आए, तो पूरे क्वेश्चन में रिलेटेड पार्टी ना लिखाओ। याद है ना वो सिनेरियो, आपने कैसे असेस करना है। जैसे कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आया, आपने कहा नहीं यहाँ पे रिलेटेड पार्टी इनका इन्वॉल्वमेंट आ गई, याद है। ऐसे ही इस 9.2 में रिस्क फैक्टर लिखे हुए हैं, 9.2 पूरा। जैसे कोई इनमें से कोई फैक्टर आएगा, आपने फौरन देख लेना कि यार कहीं गोइंग कंसर्न का मसला तो नहीं है। हो सकता है पूरे क्वेश्चन में गोइंग कंसर्न का वर्ड भी ना हो। ठीक है, याद रहेगा, बोलें जी। चलें अब आए 9.2 में, कहते हैं ऑडिटर शेल कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स एंड कंडीशंस, जो कि कंपनी की गोइंग कंसर्न को हिट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उसने क्या किया है, मैं पहले कोई एग्जांपल लेता हूँ, ऊपर से बाद में पढ़ते। एग्जांपल्स कौन सी हैं, एग्जांपल में है उसने एग्जांपल्स को 3 तरह से डिवाइड किया है, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और अदर मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स, ऑपरेशनल और अदर। जैसे फाइनेंशियल मैटर क्या होंगे, पढ़े होंगे आपने, क्या होगा जी, क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है आपके पास, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईफोन 17 लॉन्च करना है, उसके लिए पैसे नहीं है, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। जैसे ब्लैकबेरी आउट होगी, जैसे नोकिया आउट होगी फॉर एग्जांपल, आज नहीं है ना मार्केट में, क्यों उन्होंने नोकिया ने क्या किया, सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट नहीं की, आज आउट हो। ठीक है, आपके आप टोयोटा ने नया मॉडल दे दिया एक गाड़ी का, आपकी कंपेटिटर कार का, कंपेटिटिव कार, आप नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस नहीं, आप आउट हो जाएंगे मार्केट से। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का ना होना, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसे ना होना, लॉन्ग टर्म लोन की मैच्योरिटी आ रही है उसके पैसे नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट आ रही है पैसे नहीं है, एडवर्स करंट रेशो, एडवर्स डेट इक्विटी रेशो, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। आप ऑपरेट करते हैं तो कैश फ्लो क्या होता है, आउटफ्लो होता है। समझ गए, एडवर्स की रेशो है आपकी, ये की रेशो एडवर्स है, डेट इक्विटी हिली हुई है। बाकी यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं जी, नेट करंट रेशो एडवर्स है, फिक्स टर्म बोरिंग अप्रोचिंग मैच्योरिटी, फिक्स टर्म लोन की पेमेंट आ रही है, आपके पास पैसे ही नहीं है, विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्टस और रिन्यूअल, रिन्यू भी नहीं कर पा रहे आप, वो रिन्यू नहीं करने दे रहे। एक होता है ना आपके पैसे नहीं है, IMF को देने के लिए पैसे नहीं है, आप जाते हैं जी माफ़ कर दें जी, ये कर दें जी, वो कर दें, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो कहते हैं चलो 6 महीने एक्सटेंशन दे देते हैं। आप बैंक के पास गए, बैंक आपकी बात नहीं सुना, कहते नहीं मुझे पैसे हैं, वो रीस्केड्यूलिंग नहीं कर रहा उसकी, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहा उसकी। ठीक है, आपके पास आप पैसे देने के लिए है भी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करेंगे आप, इनको बेचेंगे, बेच के पे ऑफ करेंगे, और तो आप रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, या मेंबर्स देखे ना, इसको प्रैक्टिकल बात समझ नहीं आपने, लॉन्ग टर्म लोन की मैच्योरिटी आ रही है, पैसे हैं नहीं, क्या करेंगे, ये इनको बेचेंगे, या फिर क्या करेंगे, नया कैपिटल। अच्छा, अगर कंडीशंस बुरी हो, मेंबर्स पहले पैसे देके फंसे हों, नया पैसा देखे ना, यहां पैसे किसने देना है, मेंबर्स ने, यहां किसने देना है, लेंडर्स ने, दोनों फंसे हुए हैं। तो इस कंपनी को नया इन्वेस्टमेंट, ना ओन इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ना बोरोड इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ना अपने फाइनेंसेस आ रहे हैं ना बोरोड आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, एसेट बेच के पे ऑफ करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, वो एयरपोर्ट और मोटरवेज गिरवी रखवानी पड़ेंगी, वो बेचनी पड़ेंगी, ऐसी होगा ना। पाकिस्तान सही चल रहा है ना आजकल। अच्छा, आगे हैं, विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कहता था भाईजान या बाजीजान, पहले मैं आपको क्रेडिट पे गुड्स देता था, इस टाइम आप कर रहे हैं मार्केट में लोगों को जलील। ठीक है, सूत्र मंडी में आप सबको जलील कर रहे हैं, सामान चाहिए, गुड्स चाहिए, माल चाहिए, तो पैसे पहले आपके में है ही नहीं। जब रॉ मटेरियल नहीं होगा
तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगी, कोई आपकी शक्ल देखने को तैयार नहीं। ठीक है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज, सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कोई इस लॉसेज आ जाए इतने ज़्यादा कि आप कहते हैं यार हम सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, या डिटेरियोरेशन इन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स तो आ रहे हैं लेकिन डिटेरियोरेट करेंगे। मैं टोयोटा ने गाड़ी लॉन्च कर दी है, होंडा के पास पैसे नहीं नई गाड़ी लाने के लिए, जो प्लांट है वो उस पर गाड़ी बनाने का फायदा नहीं, वो बिकेगी नहीं, आउटडेटेड होगी। ठीक है, एरियर्स और डिसकंटिन्यूअंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दे रहे आप, ये क्या है? डिविडेंड का ना देना, इससे गोइंग से हिट हो जाती है, डिविडेंड के ना देने से गोइंग से हिट हो जाती है। प्रॉफिट से नहीं, आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे, ये कैश नहीं, डिविडेंड तो आप कैश से देते हैं ना, प्रॉफिट्स हो लेकिन कैश ही ना हो आपके पास। ठीक है, अच्छा सुने जरा, यहाँ पे आप पढ़ेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस, आपके CFA के कोर्स में, कॉर्पोरेट लॉ में, कॉर्पोरेट लॉज आप पढ़ेंगे ना फाइनल में इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन है, वहाँ पे रेगुलेशन है स्टॉक एक्सचेंज की कि अगर कंपनी 5 साल तक डिविडेंड नहीं देगी तो उसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। 5वां साल आ गया, पैसे नहीं आपको देने के लिए। ठीक है, वो आपको लगता है फजूल से लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए जी? आगे हैं इन एबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आते हैं और गंदी गालियाँ निकाल के जाते हैं आपको जानना, और सुन के आप ढीठ हो गए, पैसे नहीं। अब जो आपको गाली निकाल रहा हो क्रेडिटर, उससे आके कहेंगे मुझे गुड्स चाहिए क्रेडिट में, वो क्या करेगा आपके साथ? वो उन गालियों में मसाला थोड़ा सा और ऐड कर देगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा आगे इन एबिलिटी टू कंप्लाई विद द लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन के आपको याद है कॉवेनेंट्स पढ़े थे हमने, पॉजिटिव कॉवेनेंट, नेगेटिव कॉवेनेंट, याद है आप लोगों को? सब्सटैंटिव प्रोसीजर में पढ़े थे। लॉन्ग टर्म लोन की एग्रीमेंट्स होती हैं ना, एग्रीमेंट्स की कुछ टर्म्स होती हैं, उसको हमने बोला हम कॉवेनेंट कहते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं करने वाले काम, करने वाले काम क्या है कि इंश्योरेंस करवानी है, ये करना है, वो करना है, और कुछ होते हैं ना करने वाले काम, नेगेटिव उन्हें कॉवेनेंट कहते हैं। कि जैसे आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लोन आपने गुड सेल नहीं किया, अपने स्टॉक से एसेट सेल नहीं करना, उसको मेंटेन करना है। ठीक है, समझ गए? तो वो कोई लॉन्ग टर्म के लोन की रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पा रहे। चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश, क्रेडिटर कहते हैं भाईजान कैश ले आओ, माल ले जाओ, हमने क्रेडिट पे नहीं देना। पहले मुफ्त में मौजें लगी हुई थी, क्रेडिट टर्म से लगनी थी, अब क्या आ गया? चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू, किसने कहा? ये सप्लायर्स ने आपके। अच्छा, लॉन्ग टर्म अपने अपने नॉन करेंट एसेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए पैसे नहीं। मैंने पहले एग्जांपल दे दी आपको आईफोन की और होंडा की। ठीक है, ये हाई टाइम है इन्वेस्ट करने का मार्केट में, फिक्स एसेट्स में, ताकि नया प्लांट, नया मॉडल आए, नई चीज़ आए, वो आ नहीं रही। समझ गए? किया मोटर्स, अगर यहाँ किया का ब्रांड जो है एक टाइम था बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, मरने वाला था। क्या किया उन्होंने? एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया स्पोर्टिस के नाम से। आज देखिए कितना लगता है सही स्पोर्टिस फेस्टिवल में बन रही सारी। तो ठीक है, कई ऐसे डिसीजन आते हैं कि आप कहते हैं यार ये लेने, इसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है, अच्छा आगे ऑपरेशन मैटर्स में क्या है? आपके स्टाफ चला गया, की मैनेजमेंट पर्सनल छोड़ गए, क्रिस्टन बाहुमान, ठीक है, डेनम ये जीन्स बनाते हैं ये वाली, उसके की पर्सन जो है ना, की एम्प्लॉइज, वो किसी कंपेटिटर ने उठा ली, वो डबल ट्रिपल सैलरी पे ले गए, वो हिल गया क्रिस्टन बाहुमान। ठीक है, और ये हर जगह होता है। रूस आया फैसलाबाद में, बिगन सिटी चले गया उठा के डबल सैलरी से। बिगन ने क्या किया? एलजीएस से उठा लिए, एलजीएस ने क्या किया? फैसलाबाद के हॉस्पिटल उठा लिए।
ठीक है, अब फैसला ग्रामर स्कूल के पास वो है ही नहीं, क्या कहते हैं उनकी वो रिप्लेसमेंट्स ही नहीं है। पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, बच्चे हमारे सेटिस्फाइड नहीं है, पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है, फॉलो करेंगे 30% उठा के लेंगे। चले आगे। अच्छा, रॉ मटेरियल नहीं है, आप जो रॉ मटेरियल था आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया कि इंपोर्ट नहीं होगा। चलो जी, समझ गए। ये आपने नया प्लांट लगाया, उसके लिए स्किल्ड नहीं, स्टाफ ही नहीं है, लेबर ही नहीं है आपके पास। इन्वेस्टमेंट कर लिए, लेबर ही नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है। अच्छा, कस्टमर नहीं है, सब कुछ ठीक है, कस्टमर नहीं। कोई ऐसी बोंगी बच गई आपसे, ठीक है, कि आप आउट हो गए मार्केट से। वो कौन सा मोटिवेशन स्पीकर था हमारा यार, आसिम क्या था, कासिम अली। आज कहाँ है, गायब हो गया ना। एक बोंगी मारी, क्या बोंगी थी, इमरान खान के अगेंस्ट कोई बयान दिया, उसे लगा था मैं बहुत बड़ा चैंपियन बन रहा हूँ, मैं मेरी बड़ी फैनशिप है, ठीक है। तो कहाँ गया, गायब हो गया। ठीक है, आपकी मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस कितनी बंद हो रही हैं पाकिस्तान से, ठीक है। यहाँ कोई ऐसी कोई फैशन इंडस्ट्री, फैशन खत्म हो गया, इन लोगों को नफरत हो गई आपकी कंपनी से, आपके ब्रांड नेम से, ठीक है। सब कुछ ठीक, कस्टमर ही नहीं है, याद रहेगा ये। अच्छा, इसका पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट। मैनेजमेंट कहती है मैंने कहा करना ही नहीं काम। मेरा वीविंग यूनिट है क्लाइंट, वीविंग यूनिट में पता काफ़ी बंद हुए पिछले दिनों, स्क्रैप में बिके, तो वो भी कहते हैं मैं दुनिया में कोई काम कर लूँगा, मैंने वीविंग मशीन नहीं चलानी। हालांकि दादा भी चला रहा था, बाप भी चला रहा था, ये तीसरी जनरेशन के पास आ गई थी, उन 2 जनरेशन खाई है ना, तीसरी कहती मैंने नहीं करना है काम, इतना गंदा काम है। वो इस काम पर लाना डाल के उसने कोई और काम शुरू कर दिया, उनकी टेंशन मैंने नहीं करना। ये इंडिया अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान में ना, मैक्सिको वाली जो बॉर्डर है अमेरिका का, उस पर इंडस्ट्री थी। तो अमेरिका को जब ख्याल आया कि यार ये तो पॉल्यूशन आ रही है, ये आ रही है, इसको मैक्सिको शिफ्ट कर दो इस इंडस्ट्री को। तो जो अमेरिकन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कहा हमने नहीं मैक्सिको जाना, बंद कर देंगे, मान जाएंगे हम। क्या था, कोई लॉसेज आ रहे थे, द इंटेंट कि हमने नहीं करना काम, ले जाए। समझ गए। सेकेंड पॉइंट, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। आपका सीनियर स्टाफ ही चला गया, एक्सपोर्ट मैनेजर चला गया। जब आपका एक्सपोर्ट मैनेजर चला गया, वो जाता हुआ डिवाइस भी साथ ले गया, चलो जी आप बैठे देखने, करना क्या, बनाना क्या यहाँ पे। आपका सबसे बड़ा ब्रांड डिवाइस था, वो ही निकल गया। क्यों चला गया, क्योंकि एक्सपोर्ट मैनेजर साथ ले गया उस जाते हुए, ठीक है। आपने जीएम को फारिग किया, जीएम ज़्यादा सारी लेबर निकाल साथ ले गया। थर्ड पॉइंट पे हैं, लॉस ऑफ मेजर मार्केट, की कस्टमर्स, या फ्रेंचाइज लूज कर दिया आपने, या लाइसेंस। सब कुछ ठीक चल रहा था एक बैंक का, कोई नॉन कंप्लायंस की स्टेट बैंक ने बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया पूरी। चलो जी, क्या लॉसेज आ रहे थे, नहीं। नेगेटिव कैश फ्लो थी, नहीं। की मैनेजमेंट पर्सनल चली गई, नहीं। सप्लाईज नहीं मिली, नहीं। क्या हुआ, एक फैक्टर आया, लाइसेंस कैंसिल हुआ, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट खत्म हुआ, आप आ रहे हैं। समझ गए। तो अब पेपर में जब ये सारे फैक्टर्स आएंगे, मैं इसलिए इस पर टाइम लगा रहा हूँ। मैं ये भी कैसे घर जाके पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्ट करने से, क्योंकि जब भी पेपर में ऐसा कोई इवेंट आएगा, आपने कहना फॉरन गोइंग कंसर्न, कि मैं इसकी फॉरन इसका इफेक्ट देखूँ। एक फैक्टर है, गोइंग कंसर्न घट कर सकता है आगे, अकेला भी, अलग अलग भी आगे, ठीक है। ये बहुत से बैंक से आज कहाँ है, वो नजर नहीं आते। KASB बैंक कहाँ गया, एमरेट्स बैंक कहाँ गया, यूनियन बैंक कहाँ गया, सुने मैंने सारे खत्म हो गए ना। तो कोई ना कोई मसला होता है। अच्छा, आगे लेबर डिफिकल्टीज,
आपने कहा यार ऐसा करते हैं, मैं ये इंडस्ट्रियल स्टेट में ले आता हूँ, वहाँ पर टैक्स 10% का टैक्स हॉलीडे है 10 ईयर का, आपने वहाँ शिफ्ट कर दिया और लेबर ही अवेलेबल आपके पास, या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो मशीन आपके पास, उसकी स्किल्ड लेबर ही नहीं है आपके पास। नेक्स्ट है जी शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लाईज नहीं मिल रही। ये कोविड में मैंने ऑब्जर्व किया, कोविड के दिनों में सप्लाईज नहीं आ रही थी, पूरा कंटेनर तैयार है, पूरा सिर्फ थाईलैंड से टैग्स आने, टैग्स टी शर्ट्स पे लगने हैं यहाँ पे, कॉलर पे, टैग की वजह से अब शिपर नहीं कर पा रहे। अब टैग कहाँ से आना है, मुझे तो थाईलैंड से आना है, समझ गए? ये आपकी बड़ी महंगा आपका कोई गारमेंट है, उस गारमेंट का जो बैग है वो आपका सिंगापुर से आना है, कोविड इंपोर्ट बंद है, पूरा कंटेनर आप 3 करोड़ रुपए का बना के बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइकी का या सेलेजेंजर का या एडिडास का, महंगा कंटेनर, ठीक है, ये अमेरिकन ईगल का ब्रांड है आपके पास, या ज़ारा मैन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सिर्फ यानी आपकी शर्ट अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 5,000 का टी शर्ट है तो 5 रुपये का टैग है, लेकिन उस 5 रुपये के टैग की वजह से आपका, अब जो कस्टमर है आपका गोरा, जिसके दिमाग में नाइकी का वो निशान है, भैया उसको नाइकी की शर्ट दे दें, जब तक नाइकी का टैग नहीं, उसको मार्क नहीं नजर आएगा वो नहीं पहनेगा। आप उसने कैसे यार नाइकी पहन लो यार, खैर है तो नाइकी, टैग के वो क्या नहीं यार, मेरा दिमाग ख़राब है, जब तक मैं टैग नज़र नहीं आएगा मेरे नहीं पहने, ठीक है, तो आप नहीं कर पा रहे, सब कुछ तैयार है, वो YKK की जिप्स नहीं आ रही चाइना से। ये हमने कोविड में हमने देखा ना ये कि पूरी शिपर्स बनी पड़ी हैं, किसी एक वजह से रुकी हुई हैं। अच्छा आगे आ जाए, इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कंपेटिटर, इमरजेंस ऑफ सक्सेसफुल कंपेटिटर्स, एक नया कंपेटिटर आ गया, वो आपको जीने नहीं दे रहा, ठीक है, कौन आया था कंपेटिटर नोकिया का? सैमसंग, वो नोकिया का चीफ एग्जीक्यूटिव रोता हुआ कह रहा था कि मेरा क्या कसूर है इसमें, मैं तो कुछ गलत नहीं किया, ठीक है उसने गलत नहीं किया एथिकली, लेकिन बहरहाल उसने सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं किए, उसी में मैं तो पाइनियर हूँ, मैं तो पूरी दुनिया को मोबाइल पकड़ा दिया, पूरी दुनिया के हाथ में मेरा मोबाइल है जी, वो इसी एरोगेंस में मारा गया, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ ए हाईली सक्सेसफुल कंपेटिटर। अब आप आगे पाकिस्तान में देखें ना, टोयोटा के होंडा के नखरे 6 महीने डिले करते थे, साल डिले करते थे डिलीवरीज में, ठीक है, लोगों को क्वालिटी से, आज क्या हुआ, किया आ गया, हुंडई आ गया, एल्सविन आ गया, अब उनके दिमाग दुरुस्त हुए। अब लोग कहते हैं करोड़ रुपए की अगर सिविक लेनी है तो स्पोर्टी ले लेते हैं यार, MG ले लेते हैं यार, ऑप्शन आ गई ना उनके पास, फिर और रोते हैं कि जी वो जी इस महीने में हमारी सिविक भी नहीं बिकी, तो रोना ही है, ठीक है। इमरजेंस ऑफ ए हाईली सक्सेसफुल कंपेटिटर। अच्छा अदर में आ जाए, नॉन कंप्लायंस में, नॉन कंप्लायंस एग्जांपल दिया आपको कि स्टेट बैंक ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया पड़ गई, हेल्थ मिनिस्ट्री ने फार्मास्यूटिकल कंपनी का लाइसेंस बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब पेपर में जब कि लाइसेंस कैंसिल हो तो फौरन देखिए इसका इम्पैक्ट क्या गोइंग कंसर्न पे, बेशक पूरे क्वेश्चन में गोइंग कंसर्न का लफ्ज भी ना हो, ठीक है। पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स, अगला प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, चेंज इन लॉ चेंज हो गया, लॉ का चेंज हुआ कि जी ब्लैक शॉपर नहीं बनेगा पाकिस्तान में, चलो जी जो ब्लैक शॉपर बना रहे थे सारी कंपनीज, पैरासिटामोल नहीं बनेगा जी, समझ गए। और लास्ट पॉइंट, अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड डिजास्टर्स व्हेन दे अकर। स्टॉक आपने इंश्योर करवाया था 200 मिलियन का, स्टॉक कितना इंश्योर करवाया था?